अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सीरियस कंडीशन को लेके कि जब से पाकिस्तान बना है हम यही सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान सीरियस कंडीशन में है, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। जब पाकिस्तान बना 1947 को तो पहले तो 30-40 साल तो हमें यही जो है ना फ़िक्र रहती थी कि इंडिया के साथ मुकाबला कैसे करना है, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, अपनी आर्मी के ऊपर ज़्यादातर हम बजट जो है ना स्पेंड करते थे और आज भी करते हैं, क्योंकि इस वजह से कि इंडिया के साथ हम मुकाबला कर सकें आर्मी की सूरत। और उसके बाद जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान सीरियस कंडीशन में है। जब 2005-6 का दौर था तो तब पता चलता था कि कराची के हालात ख़राब हैं, कराची में दहशतगर्दी है जिसकी वजह से पाकिस्तान सीरियस कंडीशन में है। थोड़े बड़े होते हैं तो ज़लज़ला आ जाता है, तब पता चलता है पाकिस्तान सीरियस कंडीशन में है। थोड़े बड़े होते हैं तो पता चलता है पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ गया है तो पाकिस्तान सीरियस कंडीशन में है। उसके बाद पता चलता है कि पाकिस्तान में सैलाब आ गया है जिसकी वजह से पाकिस्तान सीरियस कंडीशन में है। बाद पता चलता है पाकिस्तान की इकॉनमी गिर गई है जिसकी वजह से पाकिस्तान सीरियस कंडीशन में है। कभी पता चलता है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है जिसकी वजह से पाकिस्तान सीरियस कंडीशन में है और आईएमएफ के पास चला गया। तो पाकिस्तान की जो सीरियस कंडीशन का मसला है ये आज से नहीं है, ये शुरू से ही चलता आ रहा है और मेरे ख्याल में ये आने वाले काफ़ी सालों तक ऐसे ही चलता रहेगा। और आज हम बात करेंगे कि मेरी नज़र में दो ऐसे कौन से मसाइल हैं जो बहुत बड़े मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान सीरियस कंडीशन में ही रहता है और सीरियस कंडीशन से निकलता ही नहीं है। वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, उसके ऊपर सारों के ऊपर बात करते चलें तो शाम भी गुजर जाएगी तब भी पाकिस्तान के मसाइल जो है ना ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे दो जो मेन मसाइल हैं मेरी नज़र में जिसकी वजह से पाकिस्तान सीरियस कंडीशन में। तो जो नंबर 1 पे मेरी नज़र में है ना वो है इलेक्शन। क्योंकि आपको पता है कि 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान में कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने अपने 5 साल पूरे किए हों। तो जिसका सबसे बड़ा नुकसान जो ये होता है ना कि जब पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं करती उसकी वजह से पाकिस्तान में जो है ना सियासी बहरान रहता है। अब सियासी बहरान कैसे रहता है? अगर पाकिस्तान में कोई भी सियासतदान 5 साल पूरे नहीं करता तो यानी कि जो इलेक्शन 5 साल के बाद होने होते हैं वो 5 साल से पहले ही हो जाते हैं। यानी कि कोई इलेक्शन 2 साल के बाद होता है, कोई 3 साल के बाद हो जाता है, कोई 4 साल के बाद हो जाता है। यानी कि बार-बार इलेक्शन होते रहते हैं। तो इलेक्शन जो होते हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड होता है। यानी कि इलेक्शन से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली नुकसान होता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट हमारे 5 साल पूरे करती है, हर गवर्नमेंट 5 साल पूरे करती है तो पहले 4 साल तो हम कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर और पाकिस्तान की एजुकेशन और पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर फोकस करती है। और आखिरी जो साल होता है वो हम कह सकते हैं कि वो अपने इलेक्शन के ऊपर फोकस करती है और इलेक्शन कैसे जीतना है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं करती तो हर 2-3 साल के बाद वो इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देती है। यानी कि उसका सारा जो फोकस होता है वो इलेक्शन पे होता है। जैसे कि आज के दौर में अभी जो हालात चल रहे हैं, आज की गवर्नमेंट का भी अभी जो सारा फोकस है वो इलेक्शन के ऊपर है। जब फोकस डाइवर्ट हो जाता है पाकिस्तानी इकोनॉमी को छोड़ के, पाकिस्तान के हेल्थ को छोड़ के, पाकिस्तान की एजुकेशन को छोड़ के सिर्फ पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर फोकस किया जाता है तो पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर होंगे। इसी तरह जो हर गवर्नमेंट्स है वो इलेक्शन खेलती रहती है और पाकिस्तान के असल मसाइल को छोड़ के वो इलेक्शन के ऊपर फोकस करती है, जिसकी वजह से 1947 से लेकर आज तक जो ज़्यादा हमारा टाइम और ज़्यादा पैसा जो ज़ाया हुआ है वो इलेक्शन की सूरत में ही ज़ाया हुआ है। अब दूसरे मसले के ऊपर बात करते चलें तो दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो सब्सिडी कल्चर का है पाकिस्तान में। अब एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ, सब्सिडी कल्चर के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। सब्सिडी देना ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान की जो अवाम की बाइंग पावर है वो बहुत लो है। पाकिस्तान की अवाम गरीब है तो इसके लिए हर गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो सब्सिडी दे। लेकिन जो सब्सिडी का टाइम है ना ये गलत है। क्योंकि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो पहले 1-2 साल उसे सब्सिडी देना याद नहीं होता। जब उसको पता चलता है कि मेरी गवर्नमेंट तो अब ख़त्म होने वाली है तब उसको अचानक से याद आता है मैंने तो सब्सिडी भी देनी है। तो वो फिर हर चीज़ पे सब्सिडी देना शुरू कर देता है। इसकी हम ज़्यादा मिसालें नहीं देखते, सिर्फ 2 मिसालें जो करीब की मिसालें हैं वो हम देखते हैं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत जाने वाली थी उनको पता चलता है कि मेरी हुकूमत तो अब ख़तरे में है, शायद चली जाए। तो उस वक़्त उन्होंने, आपको याद होगा कि पेट्रोल की प्राइसेस 10 रुपए बढ़ाने की बजाय 10 रुपए कम कर दी थी। जब वो लाइव कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस दिन ओगरा की तरफ से जो समरी आई थी उसके मुताबिक 10 रुपए उन्होंने पेट्रोल और 10 रुपए डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा करना था। लेकिन वो उल्टा करते हैं, 10 रुपए की पेट्रोल में और 10 रुपए की डीज़ल में कमी कर देते हैं क्योंकि उनको पता होता है मेरी गवर्नमेंट तो चली जानी है। अब मैं अपनी रेपुटेशन तो बचा लूँ क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए ख़जाना भी खाली होगा और सारा जो कीचड़ है उस गवर्नमेंट के ऊपर चला जाएगा। और फिर ऐसा ही होता है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली जाती है और पीडीएम की गवर्नमेंट आ जाती है। तो जब पीडीएम की गवर्नमेंट आती है
تو وہ پہلے تو 1-2 ماہ اس سبسڈی کو برداشت کرتی ہے، لیکن جب 2 ماہ بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی خزانے سے تو سارا پیسہ جا ہی جا رہا ہے، اور اسی وقت کی بات ہے کہ جب پاکستان ڈیفالٹ کے دانے پر چلا گیا تھا، تو یہ سبسڈی وہ بند کر دیتے ہیں اور آخر کار ان کو پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز بڑھانی پڑتی ہیں، اور تب سے لے کر آج تک دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ پیٹرول کی پرائسز انہوں نے بڑھائی ہیں۔ شروع میں 2 ماہ پی ڈی ایم اس لیے پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھاتی کیونکہ ان کو بھی اپنی ریپوٹیشن بچانی ہوتی ہے، اور اپنی ریپوٹیشن کے چکر میں وہ بھی 2 ماہ جو سبسڈی دیتے ہیں نا، اس سے پاکستانی خزانے کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، یعنی کہ پاکستانی خزانے میں پیسہ جمع ہونے کی بجائے پاکستانی خزانے سے پیسے جائے جا رہے ہیں پیٹرول سبسڈی کی وجہ سے، اور جب تک یہ اپنی سبسڈی کو روکتے ہیں تب تک پاکستانی خزانے سے کافی زیادہ پیسہ جا چکا ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے جو ایک نئی پولیٹیکل سچویشن شروع ہو جاتی ہے کہ جو پاکستانی فورن ریزروز ہیں نا وہ کافی تیزی سے کم ہوئی جا رہے ہیں، تو تب پیٹرول کی پرائسز یہ بڑھا دیتی ہیں۔ تو پھر 1 سال ہو گیا پی ڈی ایم کو، شروع میں انہوں نے سبسڈی کوئی نہیں دی، اور ابھی جو انہوں نے سبسڈی دی ہے آٹے کے اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں، میں آٹے کی سبسڈی کے خلاف نہیں ہوں، میرے خیال میں دینا چاہیے، لیکن جو ٹائم ہے نا وہ شروع سے انہوں نے کیوں نہیں دی سبسڈی؟ اگر آٹے کی سبسڈی نے دینی تھی تو شروع سے کیوں نہیں دی؟ پاکستان میں ان کی گورنمنٹ 1 سال ہو چکا ہے پی ڈی ایم کو، یہ اینڈ ٹائم پر سبسڈی کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ اپنی ریپوٹیشن کو بچا رہے ہیں، اور اسی طرح جب ان کی گورنمنٹ جائے گی، نئی گورنمنٹ آئے گی، تو اس وقت بھی پاکستان کا خزانہ خالی ہوگا، تو پھر نئی گورنمنٹ آئے گی، پھر وہ یہ رونا روئے گی کہ پاکستانی خزانے میں تو پیسہ نہیں ہے، ہمیں تو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، ہمیں تو یو اے ای کے پاس جانا پڑے گا، چائنا سے کچھ مدد لینی پڑے گی، اور یہ اس طرح جو ہے نا بھیک مانگتے رہیں گے۔ تو جب تک کوئی بھی گورنمنٹ اپنے 5 سال پورے نہیں کرے گی اور جو سال کے اینڈ میں یہ سبسڈی دیتے ہیں اوقات سے زیادہ اس سبسڈی کو ختم نہیں کریں گے، تب تک پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔